वंदे मातरम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका जो अध्ययन है बराबर चल रहा होगा। आज मैं फिर आया हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जो कि फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपके कुल 4 विषय हैं: हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और योगा एंड मेडिटेशन। ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं बीकॉम और बीबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एनईपी के अंतर्गत आया था। यह प्रश्न पत्र बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा लिया गया था। साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो पार्ट बी है योगा एंड मेडिटेशन, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। साथ ही इस पेपर में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस बीएससी वाले प्रश्न पत्र में भी रिपीट हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जिन विद्यार्थियों की अभी एग्ज़ाम नहीं हुई है तो वो इसका अच्छे से अध्ययन करें, और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो इससे आंसर टैली कर सकते हैं। एक उनका अंदाज़ा लग जाएगा कि वो उनको कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर में। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो आगे हम आगे देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लगाते हुए। पार्ट ए, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? What is the effect of greenhouse gases on the average temperature of the earth atmosphere? तो डेफिनेटली क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस के कारण। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न दूसरा है, ऐसा कौन रोग है जो जल प्रदूषण से नहीं होता? द डिसीज विच इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन इज कोलेरा, जिसे हैजा कहते हैं, थायराइड, जिसे आंत का ज्वर कहते हैं, अस्थमा, जिसे दमा कहते हैं, या डायरिया, यानी जो दस्त जिसको आप कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कि आंसर सी, ऑप्शन सी सही है, दमा। दमा किससे होता है? दमा होता है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से नहीं होता। बाकी 3 बीमारियां जल प्रदूषण होती है। तीसरा प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण होती है? इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स, एक्सेसिव यूज ऑफ सोलर हीटर्स। तो देखिए, जीवाश्म ईंधनों का जब अत्यधिक प्रयोग होगा, इसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। वनों की कटाई होगी तो उससे क्या होगा, जो सर्कुलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तब भी क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो उनकी कटाई से भी कार्बन डाइऑक्साइड की में वृद्धि होगी तापमान में। वाहनों की बढ़ती संख्या से भी इसका कारण है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो और सोलर हीटर का ज्यादा प्रयोग, तो सोलर हीटर का प्रयोग सोलर एनर्जी से होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें लगाना है आपको आंसर, ये भी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अटूट प्राकृतिक संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है? वायु, खनिज पदार्थ, जंगल या कोयला? तो देखिए, कोयला भी आपको पता है एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जंगलों का भी उपयोग आप सीमित कर सकते हैं, अधिक उपयोग करेंगे तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। खनिज पदार्थ, मिनरल्स भी क्या होते हैं, ये भी हमें मिलते हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो एयर है, जो वायु है, वो
इनमें से जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से वायु सही है, क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो सोलर जो वाइंड एनर्जी जो होती है, जिसे अपन कहते हैं पवन ऊर्जा, उसके उपयोग में काम आती है। तो चौथे का आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? मैंने आपको सैंपल वाले वीडियो में भी बताया था, और ऐसे ही क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं पहले इसी साल जो प्रश्न पूछे गए हैं, OMR सीट से इस बार एग्जाम हो रहा है, 4 विकल्प वाले हैं। जिन विद्यार्थियों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे विक्रम विश्वविद्यालय का भी टाइम टेबल नहीं आया है, वो बहुत जल्द आने वाला है, सामान्यतः 10 तारीख के आसपास आ जाएगा। और जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के विद्यार्थी हैं, उनका भी पेपर 1-2 दिन में होने वाला है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से लाभ होगा। तो 5वां प्रश्न जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है, तो इसका सही विकल्प होगा शाकाहारी, बी। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जीव मंडल को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ये ऑप्शंस हैं आपके, संपूर्ण वातावरण जिसमें क्षुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फियर शामिल हैं। संपूर्ण जलमंडल, इसमें केवल जलमंडल की बात की गई है। पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ये होता है बायोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होना चाहिए, स्मॉल जोन ऑफ अर्थ वेयर द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टेक्ट विथ वन एंड अदर। एक दूसरे के जो संपर्क में आते हैं, इसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पूछा है, जीव मंडल की परिभाषा पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन पद चिन्ह क्या है? एक जीवाश्म से रेडियोधर्मिता का माप, प्रयुक्त सेल और बैक्टीरियों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव, संगठन, व्यक्तियों आदि द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कुल सेट, या कार्बनिक यौगिकों में कार्बन सामग्री की मात्रा। इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, टोटल सेट्स ऑफ ग्रीन हाउसेस गैस इमिशंस बाय ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिविजुअल सेक्टर्स। यानी संगठन, व्यक्ति, इनके द्वारा जितना भी ग्रीन हाउस उत्सर्जित किया है, इनका टोटल काउंट होता है, जिसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। बहुत दुनिया में जो संगठन है, पर्यावरणविद हैं, काफी देश चिंतित भी हैं कार्बन फुटप्रिंट को लेकर। कार्बन की मात्रा काफी बढ़ती जा रही है, इसलिए कि कौन देश कितना उत्सर्जन कर रहा है, कौन सा संगठन कितना कार्बन उत्सर्जित करता है, इसी से हम नापते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का प्राथमिक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कंस्टिट्यूटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स में इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो कार्बन बिल्कुल है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ऑप्शन डी, हरताल जिसे आर्सेनिक कहते हैं, ये जीवाश्म ईंधन का घटक नहीं है, याद रखिएगा। इनमें से गलत उत्तर छांटना है आपको, सिलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसका चयन करना है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऊर्जा का ह्रास किसी पारितंत्र में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित कर देता है, ये भी सही है। ओजोन क्षरण में CFC प्रमुख भूमिका निभाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट हमेशा जैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस किया जाए हमारे द्वारा, मानवों के द्वारा, हमारी एक्टिविटीज द्वारा, वो हमेशा बायोडिग्रेडेबल ही हो। हम मानव जो है पॉलीथीन यूज करते हैं, वो तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, बहुत सारा प्लास्टिक यूज करते हैं, है ना। तो ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि पूछा है वेस्ट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल, तो ये कथन गलत है, ऐसा नहीं है। हम जो मानव है वो अपशिष्ट कैसा है, हमेशा बायोडिग्रेडेबल नहीं करते हैं। दोनों तरह के जो अपशिष्ट है, वो दोनों तरह के अपशिष्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। तो
9वें का डी विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? सॉरी, डीजल, मिट्टी तेल, हाइड्रोजन या कोयला। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे कम जो प्रदूषण होगा दिए गए विकल्पों में से वो होगा हाइड्रोजन से। देखिए डीजल, मिट्टी का तेल ये सब जलते हैं तो आपको पता है ऑटोमोबाइल से क्या होता है, धुआं निकलता है, कोयले से भी धुआं निकलता है। धुएं से तात्पर्य है इसमें ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोजन। ईवीएस का एकीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ईवीएस क्या है? ईवीएस यानी इंटीग्रेशन ऑफ, ऑप्शन पढ़ लीजिए, पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये होता है ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्णकटिबंधीय पर्यावरणीय परिस्थितियों की कौन सी पर्यावरणीय परिस्थितियां समशीतोष्ण क्षेत्रों में जीवित रहने में असमर्थ कई प्रजातियों के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रदान करती है? इतना लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। व्हाट एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ tropical environment conditions of tropical areas provide favorable environmental conditions for many species that are unable to survive in the temperate areas। कहने का तात्पर्य क्या है, ये पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो इलाके हैं उनकी ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि समशीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन वो जीव जब इस कंडीशन में आ जाएंगे तो वो उन्हें जिंदा रखते हैं। तो इसके जो विकल्प है वो है वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, कूल टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, वार्म टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड कूल टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का, वर्षा वनों का जो रहते हैं उनकी विशेषता रहती है कि वहां तापमान बहुत ज्यादा होता है और उच्च आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए, वार्म टेम्परेचर्स एंड हाई ह्यूमिडिटी, गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता सही विकल्प होगा प्रश्न 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा क्या है? ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 23 मई 1986 में जो गजट प्रकाशित हुआ उसके अनुसार दिए गए विकल्पों में से उसकी परिभाषा आपको बताना है, पर्यावरण प्रदूषण है क्या। तो इसका सही आंसर वातावरण में किसी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति जो मनुष्य को क्षति पहुंचाती है, ये परिभाषा पर्यावरण प्रदूषक की है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो जो सही विकल्प इसमें से होना चाहिए, ये भी इंग्लिश में थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, द प्रेजेंस इन द एनवायरमेंटल ऑफ एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, किसी भी पर्यावरण प्रदूषण के वातावरण में उपस्थिति होगा, किसी भी पर्यावरण प्रदूषण की वातावरण में उपस्थिति। ऑप्शन सी सही होना चाहिए इसका, जो परिभाषा दी है गजट में, जो पहला अध्याय है उसका दूसरा पॉइंट का घ बिंदु है, वहां पर दी हुई है इसकी परिभाषा। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी जंगलों और वुडलैंड का स्थायी विनाश क्या कहलाता है? तो ये होगा एफोर्टेशन, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन। तो इसका सही विकल्प होगा डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की जो कटाई है उसे कहेंगे स्वदेशी जंगलों और वुडलैंड का स्थायी विनाश। आनुवांशिक विविधता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज, द राइट ऑप्शन इज सी, डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज।
इन प्रजातियों के मध्य जो विविधता है वो परिभाषित की जाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है ये दोनों चीजें, वनस्पति और जीव तो आते ही हैं, लेकिन ये दोनों की प्रजातियों को लेता है। यानी वनस्पति और जीव, इनकी प्रजातियां के लिए जो वर्ड जो उपयोग किया जाता है, शब्द, वो होता है स्पीसीज। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से निम्नलिखित भाग होते हैं? ए बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग पार्ट: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट जोन, इन एंड एक्स जोन, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन, लीगल एंड इलीगल जोन। द राइट ऑप्शन इज आंसर सी, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। यानी कोर, बफर और ट्रांजिशन तीनों जोन होते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व में। कोर में क्या होता है, जहां पर पूरे प्राणी रहते हैं, आउटर में थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, बफर वाले जोन जो होता है, और ट्रांजिशन जोन में आने जाने का होता है। तो ये तीन भाग इसके मुख्य होते हैं, याद रखिए बायोस्फीयर रिजर्व में। ये नया क्वेश्चन आया है अभी तक के एग्जामों में, इसका भी अभ्यास कर लीजिए। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? द राइट ऑप्शन इज आंसर सी, राजस्थान में घाना पक्षी अभ्यारण्य, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। घाना बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रजाति स्तर पर विविधता क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल इज कॉल्ड, ऑप्शन बी स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता को, प्रजाति स्तर पर होती है वो प्रजाति विविधता कहलाती है। सीधा प्रश्न है, इसका सीधा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक आवासों के बाहर जैविक विविधता के घटकों के संरक्षण को क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा। इट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। देखिए इन कंजर्वेशन में क्या होता है, ये जैसे आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो ये इन कंजर्वेशन कहलाएगा। एक्स कंजर्वेशन भी इसी प्रकार की श्रेणी, इनसाइड भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, एक्स C2 कंजर्वेशन। ये एक्स C2 कंजर्वेशन क्या है, क्या होता है, जैसे आपने बॉटनिकल गार्डन बना लिया, वहां पर आपने प्रजातियों को संरक्षण रखा, तो ये होगा एक्स C2 संरक्षण। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है बॉटनिकल गार्डन। अब अगले एग्जाम में भी पूछ सकता है कि बॉटनिकल गार्डन किसका एग्जाम्पल है, तो एक्स C2 कंजर्वेशन का। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न, ऐसे भी तैयारी कीजिए। 20 का विकल्प जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका विकल्प क्या है, सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जीवमंडल। जीवमंडल यानी ऑप्शन ए बायोस्फीयर। यहाँ पर बायोस्फीयर इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, हिंदी में जीवमंडल कहते हैं। The largest ecosystem of the earth is biosphere, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूट्रोफिकेशन इन लेक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। क्या होता है, कृषि में ये फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस ज्यादातर, तो ये कृषि का पानी क्या होता है, धीरे धीरे कहीं चला जाता है। अब अगर झील आसपास है तो उसमें भी चला जाएगा, तो इसका सुपोषण स्तर जो है इसके कारण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का विकल्प क्या हो गया, बी, याद रखिएगा 22 का विकल्प है बी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल है? एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, क्या शामिल है इसमें? इन चारों में से ऑप्शन बी सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स, जीवित जीव और भौतिक कारक। 23 का बी सही है। झील में दूसरा पोषी स्तर कौन सा है? झील के इकोसिस्टम की बात की जा रही है। द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक इज, दूसरा पोषण स्तर क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ज़ूप्लैंक्टन। ये एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता है, और प्राथमिक उत्पादक इसमें पादप प्लवक है। जो झील में जो पादप प्लवक होता है, जिसे पाइथोप्लैंक्टन कहा जा रहा है,
वो प्राथमिक उत्पादक होता है। ठीक है, तो दूसरा पोषण स्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, जू प्लांकटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे आपने कहीं तालाब बना दिया, वो आर्टिफिशियल है ना? तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में सम्मिलित क्या नहीं है? एक बांध का जलाशय, डैम, वो तो आर्टिफिशियल है। धान के खेत भी इंसान बनाता है, उसमें भी एक इकोसिस्टम बन जाता है, उसमें भी पानी भरा रहता है। और बगीचा भी हम बनाते हैं, इसमें भी एक इकोसिस्टम होता है। फल का बगीचा मैंने सैंपल पेपर में दिया, बताया था आपको, पारिस्थितिक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। तो जंगल जो है फॉरेस्ट नेचुरल होता है, तो ऐसे भी ऑड वन करके भी आप जो भिन्न है, अलग है सबसे, उसका भी आंसर दे सकते हैं। तो ये सभी मानव बनाते हैं, जंगल मानव नहीं बनाता, ऐसे भी इसका उत्तर दे सकते हैं आप। लेकिन समझने की दृष्टि से जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इस फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परावैंगनिक विकिरण किसके उत्पादन का कारण बनती है? द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ। तो 26 का सही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, सूर्य की परावैंगनी जो विकिरण उत्पादन किसका बनती है? ओजोन का कारण बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो फ्लोराइड है ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोराइड क्या है? एक नेचुरल एलिमेंट है, ये किसी से उत्पादित नहीं होता है ना। ये किससे बनती है? ये उत्पादित होता है फॉसिल फ्यूल से, ये दोनों। तो ये आंसर सी सही होगा इसमें, ओजोन। 26 का सी आंसर सही है। 27वां प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन वातावरण को प्रदूषित नहीं करेगा? ये जो 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको लगता है कि कौन प्रदूषित नहीं करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तो प्रदूषित करते हैं, हाइड्रोजन नहीं करता है। ऑप्शन ए सही है, 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया का उपयोग करके सीवेज के पानी को साफ और पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? यूजिंग द एक्शन ऑफ सीवेज वाटर कैन बी क्लीन्स एंड रिसाइकल्ड। तो इनमें से सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर सकते हैं हम पानी को, जो सीवेज वाटर यानी हमारे जो सीवर का पानी होता है, टॉयलेट से बाथरूम से पानी निकलता है, उसको भी शुद्ध किया जा सकता है। वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें सूक्ष्म जीवों द्वारा इनको सही साफ किया जाता है, वाटर प्लांट में ट्रीटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस वजह से आज ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अधिक है? तो किन कारणों से है? रेफ्रिजरेटर का उपयोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनका उपयोग होगा, जिसे आप फ्रिज कहते हैं। तेल और कोयले का बढ़ा हुआ दहन, बिल्कुल जब तेल जलेगा, फॉसिल पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल डीजल ये सब जलेंगे, कोयला जलेगा, तब क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों में सांद्रता बढ़ेगी। वनों की कटाई होगी तब भी ये चीजें होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, ऊपर के सभी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग खालिस्तान प्रदूषण से जुड़ा है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये किससे जुड़ा है? सॉइल, वाटर, नॉइज, एयर। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये धुआंसा बोलते हैं जिसे हिंदी में, स्मॉग को, ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। करेक्ट, 30 का विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण मृदा प्रदूषक कौन है? Perhaps the most significant soil pollutant is, सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बीएससी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है सी, डिटर्जेंट। सबसे ज्यादा आजकल जो मिट्टी है उसको प्रदूषित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, when a large amount of sewage is dumped into a river, the BOD level, जब बड़ी मात्रा में सीवेज नदी में डाला जाता है तो BOD स्तर में क्या होगा?
तो क्या होगा, बीओडी जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। और बीओडी का जो स्तर होता है पानी में 1500 मिलीग्राम पर लीटर तक कोई दिक्कत नहीं है, इसे लो बीओडी कहते हैं या सामान्य। और मीडियम होता है 1500 mg से लेकर 4000 mg तक प्रति लीटर। अगर 4000 mg प्रति लीटर से ज्यादा हो तो फिर वो खतरनाक लेवल माना जाता है। अब आंसर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd, विच इज ए फंगिसाइड। इनमें से कवकनाशी कौन है? 2,4-D नहीं, DDT ये पेस्टिसाइड है। बोर्डो मिश्रण बिल्कुल सही, इसका आंसर सी सही है। ये क्या है? बोर्डो मिश्रण, इसे बोर्डो मिक्सचर कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, जो कि ज्यादातर किसान इसका उपयोग करते हैं। कवकनाशी जिसे बोलते हैं ना, फंगिसाइड है ना, कवक को नाश करने वाला। BHC क्या है? BHC तो इंसेक्टिसाइड है। तो 33 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? ये मैंने सैंपल पेपर में भी आपको बताया था। इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। इनको सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है, इन्होंने नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाहनों के निकास के रूप में उत्पन्न नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड एज एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल? तो इसका सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल होती, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, फ्लाई एश ये नहीं होती। ऑप्शन डी सही होगा। फ्लाई एश ज्यादातर जहाँ सीमेंट या कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, सीमेंट उत्पादित होता है, वहां पर फ्लाई एश ज्यादा होती है। तो 35 का सही ऑप्शन होगा डी, सही विकल्प। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट डेंजरस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन है? कैडमियम, चांदी, लीड, मैग्नीज। सही उत्तर है सी, लीड। लीड जो है खतरनाक है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन। तो पहले ही आंसर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। 37 का ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक कौन पैदा करता है? स्मोक कौन पैदा करता है? दो चीजें हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि स्मोक कैसे बनता है? जो नाइट्रोस ऑक्साइड है ना, नाइट्रोस ऑक्साइड क्या होती है? ये स्मोक को प्रोड्यूस करने का कार्य करती है, लेकिन इसका जो जब ये ऊपर जाती है तो ये O3 से भी मिलती है, ओजोन से भी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? स्मोक बन जाता है। तो इसके दोनों आंसर सही होना चाहिए, लेकिन अगर बात की जा रही है कौन पैदा करता है, मुख्य कारण जो है, तो इसका आंसर बी सही होना चाहिए, NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, तालाबों के ऑक्सीकरण में कौन शामिल है? तालाबों का जो ऑक्सीकरण किया जाता है, तो इनमें जो टेक्निक्स हैं ये दिए गए विकल्पों में से बी सही होना चाहिए। वैसे आप लोग देख लीजिएगा इसका, मैंने जहां तक जितने स्रोतों से जानकारी प्राप्त की उसमें प्रदूषकों की यांत्रिक जांच क्या होता है, पहले मैकेनिकल स्क्रीनिंग की जाती है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं इसके अंतर्गत इस तालाब में, है ना। तो इसका आंसर देख लीजिएगा बी होना चाहिए। 40 में देखते हैं, समताप मंडल की ओजोन परत का प्राकृतिक सिंक कौन है? द नेचुरल सिंक ऑफ स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी HCF होना चाहिए, इसे प्राकृतिक सिंक कहा जाता है। 40 का विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जल प्रदूषण मुख्य रूप से क्या है? जलीय जंतुओं के शरीर का क्षय, औद्योगिक अपशिष्ट, मुख्य एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा, या फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि। वाटर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, यानी जो अपशिष्ट निकलता है कारखानों से, उद्योगों से, उसके कारण सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर से ऊपर की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है? सामान्यतः 65 डेसिबल से ऊपर मानी जाती है। ऑप्शन अगर 60 दिया है तो बी सही उत्तर होना चाहिए। बी 60 के ऊपर ज्यादा खतरनाक ध्वनि मानी जाती है। क्वेश्चन
43, निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट? ऑन तो SO2 ये तो है प्राइमरी है, NO2 भी प्राइमरी है, पैन भी प्राइमरी है ना। द्वितीयक वायु प्रदूषक एरोसोल, तो इसका आंसर सही क्या है? एरोसोल। ठीक है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छतरी का छिलना जो हमें यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, इसके किस कारण होता है? ये तो आप बचपन से ज्यादातर पढ़े हैं, अगर आपने 10वीं तक का विज्ञान पढ़ा है तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन का क्षरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डी, इस्रिकिया कोली, है ना, इसे कोलाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां प्रश्न है, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? ये क्वेश्चन आपको, इसकी घटना रिपीट हुई है ना, ये शायद कहीं विकल्प आया है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ए, उस रात को 1 दिसंबर और 2 दिसंबर की रात को, यानी 1 दिसंबर की आधी रात और 2 दिसंबर की सुबह जो मध्य रात्रि थी, उसमें भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इंसेक्टिसाइड्स यूजुअली एक्ट अपॉन, कीटनाशक आमतौर पर क्या कार्य करते हैं? मांसपेशीय तंत्र पर कार्य करते हैं, यानी मस्कुलर सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर या सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो ये इस पर मैंने जो सैंपल वीडियो उसमें चर्चा की थी, जब DDT की बारी आई थी, तो क्या करते हैं? सीधा नर्वस सिस्टम पर प्रहार करते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करते हैं। ऑप्शन सी सही है, 47 का राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक लंग डिसीज इज कॉमन इन, किन लोगों के फेफड़ों में काला रोग आम होता है? याद रखिए, काला रोग है तो ये सीधा संबंध है कोयले के खदान में काम करने वालों से, कोल माइनर्स जो होते हैं उनमें ये जो डिसीज है वो कॉमनली पाई जाती है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन अक्सर कहाँ देखा जाता है? यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, कहाँ पर? मीठे पानी की झीलों में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो अच्छा ओजोन जो है, जिसे गुड ओजोन कहा जाता है, वो समताप मंडल में पाया जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। शुरुआत भले ही उसकी ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल से हो जाती है, लेकिन अधिकतर क्या है, जो अच्छा ओजोन होता है समताप मंडल पाया जाता है। यहाँ पर ये पूरा पेपर सेट खत्म होता है, और वीडियो काम का लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।